स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 के सेकंड पार्ट को। पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो अब आगे 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम रोज को देख पाते हैं, जो कि एक ऐसे बंदे के पास जाती है जो कि ड्रग्स बेचने का काम करता है। और रोज तो पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट है। यहाँ पर रोज के पास कुछ पैसे कम थे, इसके बावजूद वो उससे वो ड्रग लेने में कामयाब हो जाती है। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, वो सारी चीजों के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उसे इज्जत का भी डर नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि थॉम के बॉडीगार्ड ने 3rd एपिसोड के लास्ट में 3 लोगों को बुरी तरह से मारा था। यहाँ अंसारी ने जब उन तीनों को बारीकी से देखा तो उसे उनकी कलाई पर 15 दिसंबर 1997 की डेट लिखी मिलती है। अब चौधरी जो है वो रघु के एक रिश्तेदार से मिलने के लिए जाता है, जो कि नागालैंड में ही रहता है और वो सब्जी वगैरह बेचने का काम करता है। उसका नाम होता है मनोज। तो यहाँ पर वो मनोज से उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन मनोज को कुछ ज्यादा नहीं मालूम था। लेकिन जब चौधरी कहता है कि तुझे तो मैं जेल लेकर जाऊंगा, तब यहाँ पर वो बहुत अच्छे से समझ जाता है और सारी बातें बताने लगता है। वो कहता है कि उसे बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए एक आदमी का नंबर चाहिए था और उसे 2 लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाना था। वो कौन थे उसे ये तो नहीं मालूम, बस उसे इतना मालूम है कि वो बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला था। अब अंसारी ने जब 15 दिसंबर 1997 की डेट सर्च की और नागालैंड में उसे कुछ रेबल्स के बारे में मालूम चला, तो वो इसके बारे में गहराई से जानने के लिए एक जगह पर चले जाता है। उसे मालूम चलता है कि 1997 में नागालैंड में एक रेबल्स का ग्रुप जरूर मौजूद था, लेकिन अब वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले सरेंडर कर दिया था। तो फिर आकर उन 3 लोगों को क्यों मारा गया, ये बात अंसारी को समझ नहीं आ रही थी। अंसारी ये सारी बातें चौधरी को भी बताता है। वहाँ चौधरी को रघु के बारे में एक बात और मालूम चलती है कि वो नागालैंड में हर महीने एक होटल में जाया करता था, और वो होटल किसी और का नहीं बल्कि रेड्डी का होता है। तब चौधरी तुरंत ही रेड्डी के होटल में पहुंच जाता है और वहां पर पूछताछ करने लगता है। यहाँ पर रेड्डी की वाइफ भी मौजूद थी, जो कि मीटिंग में बिजी थी। इसके बावजूद चौधरी उस मीटिंग में घुस जाता है और पूछताछ करने लगता है। वो उनसे रघु के बारे में पूछता है, जो कि हर महीने यहाँ पर आया करता है। लेकिन रेड्डी की पत्नी को इतना सब कुछ नहीं मालूम थी, इसलिए वो उसे सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस देने के लिए बोल देती है। जब वो होटल से बाहर आया तो उसके पास उसकी पत्नी रेनू का कॉल आया। वो कहती है कि कल हमारे बच्चे का जन्मदिन है, तुम आ तो रहे हो ना। लेकिन यहाँ पर हाथीराम चौधरी थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि एक दिन के लिए जब वो दिल्ली जाएगा तो फ्लाइट की टिकट 18,000 रुपए है। इसी वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब रेड्डी का अकाउंटेंट बाहर आता है तो यहाँ पर चौधरी उसे धर लेता है और उससे सारी चीजें पूछने लगता है। अकाउंटेंट यहाँ पर चौधरी को सब बता देता है। वो कहता है कि रघु हर महीने होटल आया करता था और मुझसे 1 लाख रुपए ले जाया करता था। ये बात जब चौधरी सुनता है तो उसे बहुत ही अजीब लगा। वो तुरंत ही ये सारी बातें अंसारी को भी बता देता है। वो एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर कि वो शराब वगैरह पीने वाले थे, और यहीं पर हम रोज की वो साथ वाली डॉक्टर को देखते हैं, जो कि यहीं पर शराब पी रही थी। वो यहाँ चौधरी से कहती है कि वो 2 पैक ही पी पाती है, इसके बाद अगर वो पीती है तो उसे गाउट्स हो जाते हैं और वो अगले दिन चल भी नहीं पाती है। तो यहाँ पर अंसारी और चौधरी आपस में बात करने लगते हैं और वो शराब भी पी रहे थे। तभी अंसारी टॉयलेट चला जाता है और उसका मोबाइल फोन बजने लगता है। तभी चौधरी देखता है कि किसी यू का फोन आ रहा है, और ये यू तो दरअसल में अंसारी की गर्लफ्रेंड है, जो कि अंसारी ने ही चौधरी को बताया था। लेकिन फोन बहुत देर तक बज रहा था, इसलिए चौधरी कॉल उठा लेता है। बात करने पर मालूम चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगा। थोड़ी देर के बाद जब अंसारी यहाँ पर आया तो चौधरी ने उसे सब बता दिया कि मोबाइल फोन काफी देर से बज रहा था, इसलिए मैंने वो फोन उठा लिया। तब हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि अंसारी को दरअसल में लड़के पसंद है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम उजैर है। अंसारी यहाँ चौधरी से कहता है कि मैंने कई बार सोचा कि मैं ये आपको बताऊं, लेकिन मैं ये नहीं बता पाया। डिपार्टमेंट के बारे में सोचकर मैंने आपको ये नहीं बताया। तब यहाँ चौधरी अंसारी को एक लाइन कहता है। हालांकि यहाँ पर चौधरी अंसारी को तो सर बुलाया करता था, लेकिन अब वो यहाँ पर कहता है कि सर 2 मिनट के लिए क्या मैं आपको अंसारी बुला सकता हूँ।
और फिर कहता है, देख अंसारी, अगर तुझे ये सही लगता है ना तो तू सही है, चाहे फिर मैं या फिर कोई कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस लाइन में हाथीराम चौधरी ने 2 गाली भी दी थी, लेकिन मैं इस एक्सप्लेनेशन के चलते तो नहीं बोल सकता। लेकिन एक चीज तो क्लियर थी कि चौधरी यहाँ पर अंसारी को सपोर्ट कर रहा था। अब अगली सुबह होती है तो यहाँ पर रहमान यहाँ चौधरी के पास टिकट लेकर आया था, और वो टिकट दरअसल में फ्लाइट की थी, क्योंकि हाथीराम चौधरी को नागालैंड से दिल्ली जाना था। क्योंकि पिछली रात को ही अंसारी को जब पता चला कि वो अपने बेटे के जन्मदिन में नहीं जा पा रहा है, तो अंसारी ने फ्लाइट की टिकटें बुक कर दी थी। ये देखकर चौधरी को बड़ा अच्छा लगा और वो भी जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि कपिल रेड्डी भी कोई सीधा इंसान नहीं है। मिस्टर थॉम के जाने के बाद अब उसकी पूरी निगाहें थॉम की संपत्ति पर है और उसके 7 होटल है, और वो सभी को बेचने के बाद यूरोप में शिफ्ट होना चाहता है। ये बात तो रोवेन को भी मालूम चल चुकी थी कि कपिल रेड्डी बिस्बास करने लायक तो इंसान बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कुछ गुंडों को जो कि बजारिया नाम के एक आदमी के घर में घुसते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये गुंडे दरअसल में रोवेन के थे और बजारिया को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो होटल खरीदने वाला था कपिल रेड्डी से। तो चौधरी अब दिल्ली आ जाता है। उसका मन तो नहीं था, इसके बावजूद वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर दिल्ली आ जाता है। वो देखता है कि जीतू भी यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ रेनू भी गुड्डू का काफी अच्छे से ख्याल रख रही है, बिल्कुल बेटे की तरह। जिसके बाद वो सभी लोग सिद्धार्थ के कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहां उसे वो सरप्राइज देने वाले थे। जैसे ही रेनू वहां पहुंचती है तो उसने देखा कि यहाँ पर तो एक लड़की भी है और वो उसकी दोस्त है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिद्धार्थ यहाँ उन्हें बताता है कि आज मेरे जन्मदिन पर मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान बनाए हैं, और अगर मुझे पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं सारे प्लान कैंसिल कर देता। लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ पर वो उसका जन्मदिन मनाते हैं। वहाँ अंसारी के पास एक कॉल आता है और उसे रोज की लोकेशन के बारे में पता चलता है, इसलिए अंसारी तुरंत ही हाथीराम चौधरी के पास कॉल करता है। लेकिन जन्मदिन में बिजी होने के कारण यहाँ पर वो अंसारी का कॉल कट कर देते हैं। यहाँ पर अंसारी ने मेघना के पास भी कॉल किया था, लेकिन मेघना ने भी कॉल नहीं उठाया था। जिसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि अपने कमरे में थी। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो आदमी दरअसल में रोवेन के लोग थे। वो यहाँ पर उसे जान से मारने के लिए आए थे शायद। वो उसे पकड़ तो लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अंसारी आ जाता है। वो यहाँ पर रोज को बचा लेता है और ये लोग यहाँ अंसारी के पीछे पड़ चुके थे। जैसे तैसे अंसारी ने इन लोगों से पीछा तो छुड़ा लिया था, लेकिन तभी हम थॉम के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि स्नाइपर लेकर बैठा हुआ था, और वो यहाँ पर अंसारी को शूट कर देता है। उसने बिल्कुल माथे पर गोली मारी थी, जिस वजह से अंसारी यहीं पर मारा गया था, और यहीं पर उसने रोज को भी गोली मार दी थी। और नीचे बहुत ज्यादा ढलान होने की वजह से रोज जंगल में बहुत दूर जाकर गिरती है। यहाँ पर हम अंसारी को देखते हैं जो कि मारा जा चुका था। जिसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम अंसारी को देखते हैं जो कि जमुना पार पुलिस स्टेशन में आया हुआ था, और आज उसका सब इंस्पेक्टर के रूप में पहला दिन था। और अंसारी पहले ही दिन यहाँ चौधरी से मिला और बिर्क से भी मिला। बिर्क यहाँ पर चौधरी को बताता है कि अंसारी तेरे अंडर ही रहकर सारे काम करेगा। तब चौधरी ने कहा था कि उम्मीद करूंगा कि ये मेरे जैसा ना बने। जिसके बाद मेघना क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। वहाँ उन्हें अंसारी की डेड बॉडी तो मिली, लेकिन उन्हें यहाँ रोज की डेड बॉडी नहीं मिली। वो एक ऑफिसर से बात कर रही थी। वो उन्हें बताती है कि जब वो रोज को छुड़ाने के लिए वहाँ गया था तो उसने मेरे पास कॉल किया था बैकअप के लिए, लेकिन मैं कॉल नहीं उठा पाई। तो यहाँ पर वो ऑफिसर मेघना से कहता है कि अंसारी ने तुम्हारे पास कॉल नहीं किया, समझ लो कि नहीं किया, और अगर कोई पूछे तो तुम्हें मना ही करना है। वहाँ वो बॉडीगार्ड रोज को ढूंढ रहा था सारे जंगलों में, लेकिन रोज उसे कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी थी। मतलब कि रोज ना तो पुलिस वालों के हाथ आई और ना ही बॉडीगार्ड के। तो अब अंसारी की डेड बॉडी को दिल्ली भेज दिया गया था, और चौधरी ने जब यहाँ पर अंसारी की डेड बॉडी को आता हुआ देखा तो उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। वो ये सोच भी नहीं सकता कि अंसारी अब उसके साथ नहीं है। 2 दिन पहले ही वो साथ में थे और बहुत ज्यादा खुश भी थे। फ्यूनरल में अब यहाँ पर अंसारी के फैमिली वाले कोई भी नहीं थे। यहाँ पर हाथीराम चौधरी कहता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, हम ही उसकी फैमिली है। तब उसके जनाजे को लेकर वही जाने लगते हैं। जब वो उसकी डेड बॉडी को लेकर एम्बुलेंस में बैठे तभी यहाँ पर हम उजेर नाम के आदमी को देख पाते हैं, और ये वही है जो कि अंसारी का बॉयफ्रेंड था। ये देखकर चौधरी समझ गया था। वो तुरंत ही एम्बुलेंस में उसे भी बिठालता है। यहाँ पर उजेर बैठ तो गया था, लेकिन सामने वो अंसारी की डेड बॉडी को देख रहा था। ये देखकर उसे बड़ा बुरा लगा और वो तुरंत ही बैन को रुकवाता है और उतर जाता है। अगले दिन चौधरी के ऊपर इंक्वायरी होती है,
जो कुछ भी अंसारी के साथ हुआ था वो कैसे हुआ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। चौधरी उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके बेटे का जन्मदिन था और अंसारी ने ही मुझे यहाँ पर टिकट देकर भेजा था। अब अंसारी तो जिंदा है नहीं तो आखिर वो किससे पूछेंगे। कपिल रेड्डी के रेस्टोरेंट में जाकर भी तुमने हंगामा किया था। अब अंसारी तो है नहीं, इसलिए सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही लगेंगे। अब तुम्हारे पास एक रास्ता और भी है। अगर ये सारे इल्जाम तुम अंसारी के ऊपर डाल दो तो तुम बच सकते हो। लेकिन ऐसा चौधरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऑफिसर्स के प्रेशर की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो ये केस बंद करने वाले हैं। दूसरी तरफ रुबेन अपनी माँ के पास कॉल करके बताता है कि मैंने उस ऑफिसर को नहीं मारा है, क्योंकि सारे न्यूज में सिर्फ एक ही न्यूज फैली हुई है कि दरअसल मैं अंसारी को रुबेन ने ही मारा है। इसलिए रुबेन के लिए शूट एंड साइट का ऑर्डर निकला है। वहाँ चौधरी का साथी ऑफिसर यहाँ चौधरी को कुछ बातें बता रहा था कि हम कुत्ते हैं, तू मैं हम सभी कुत्ते हैं और हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हम मालिक के साथ वफादार रहें। हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम कुत्ते के साथ वफादार रहें। थोड़ी देर के बाद ही चौधरी के पास उजैर का कॉल आता है। वो उसे अपने घर पर बुलाता है। उजैर कहता है कि मैं यहाँ से बेंगलोर शिफ्ट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो एक महंगी शराब की बोतल उसे देना चाहता था क्योंकि नागालैंड में ऐसी कोई भी शराब नहीं मिलती है। लेकिन चौधरी यहाँ पर उजैर को सब सच बता देता है। वो कहता है कि नागालैंड में जो कुछ भी हुआ उन सब में अंसारी की ही गलती थी। ऐसा सब कुछ ऑफिसर्स ने उससे लिखवा लिया है। और जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि जीतू भैया तो यहाँ पर उसकी पत्नी रेनू का ब्रेन वॉश कर रहे थे कि जीजा जी को ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। देखा क्या हुआ, उनके साथ वाले को मार दिया गया है। ये बात यहाँ चौधरी ने सुन ली थी, इसलिए वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। साथ ही वो रेनू को भी चिल्लाता है कि अगर मैं सिद्धार्थ के जन्मदिन पर यहाँ पर नहीं आता तो आज अंसारी जिंदा होता। रेनू को उसने बहुत सारी बातें सुना दी थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अगले दिन जब वो अपने साथी ऑफिसर के साथ बैठे हुए थे और जब वो अंसारी के बारे में बात कर रहे थे, तभी यहाँ पर वो ध्रुव मलिक की कॉलिंग हिस्ट्री उसे देते हैं, जिससे उन्हें मालूम चलता है कि नागालैंड सदन से यहाँ पर ध्रुव मलिक का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था, लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ही पता लग सकती है। तब वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर की सारे सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड होता है। जब वो 6 दिसंबर की रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं तो उन्हें यहाँ पर ध्रुव मलिक दिखाई पड़ता है, जो कि यहाँ पर रोज के साथ आया हुआ था। तब चौधरी तुरंत ही बिर्क के साथ ध्रुव मलिक के घर पर जाने लगता है। बिर्क को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अंसारी के जाने का दुख तो उसे भी हुआ था। वो यहाँ पर पहुँचते हैं और तुरंत ही ध्रुव मलिक को पकड़ लेते हैं। उससे पहले तो यहाँ पर चौधरी बुरी तरह से मारता है और बाद में उसे सारी सच्चाई उगलवाने लगते हैं, क्योंकि 6 दिसंबर की रात को ध्रुव मलिक ने कहा था कि वो तो नोएडा में था, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वो नागालैंड सदन के बाहर ही मौजूद था। तब ध्रुव मलिक यहाँ पर उन्हें सब बता देता है। वो बताता है कि नागालैंड से किसी जगह से रोज के पास 50,000 रुपए आया करते थे। जब उसे मालूम चला कि ये पैसा थॉम के पास से आता है तो उसने एक प्लान बनाया और उसने थॉम से 2 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा। रोज भी इसके लिए मान गई थी। फिर वो थॉम से 2 करोड़ रुपए लेने के लिए जब नागालैंड सदन में गई तब वो बाहर ही नहीं आई। तब सीसीटीवी फुटेज के द्वारा मालूम चला कि वो तो रघु के साथ नागालैंड वापस चली गई है। और यहाँ वो ये भी बताता है कि रोज ने ही रघु को अपने यहाँ पर काम पर लगवाया था। वो ये भी बताता है कि वो ऊपर से नीचे तक कर्जे में डूबा हुआ था, इसलिए उसने ये कदम उठाया था। दूसरी तरफ नागालैंड में हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि जंगल में ही मौजूद था और वो रोज को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे तो बॉडी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को मिल जाती है। मालूम चलता है कि रोज की अभी सांसें चल रही है, वो पूरी तरह से जिंदा है। इसलिए यहाँ पर मेघना तुरंत ही ये बात हाथीराम चौधरी को बता देती है। चौधरी को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि रोज ही वो लड़की है जिसके द्वारा सारी गुत्थी सुलझ सकती है। इसलिए रात को वो नागालैंड जाने की सारी प्लानिंग करने लगता है। उसके पास आकर उसकी पत्नी रेनू आकर बैठ जाती है। वो कहती है कि मैं झूठ बोलने से बहुत डरता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अंसारी को लेकर जो मैंने झूठ कहा है और ऑफिसर्स ने मुझसे जो लिखवाया है उस झूठ को वो कभी भी माफ नहीं कर सकता। तब वो नागालैंड के लिए निकल जाता है, जिसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम रुबेन की माँ को देखते हैं और 10 साल पहले ही रुबेन की बहन रिचेल ने सुसाइड कर लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि रहमान चौधरी के साथ था। चौधरी मेघना से मिलने के लिए जाता है क्योंकि अभी भी रोज जिंदा थी, वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। रहमान यहाँ चौधरी से कहता है कि सर ये पाताल लोक बन चुका है,
आप इस पाताल लोक में मत उतरिए, लेकिन चौधरी कहता है कि ये इस पाताल लोक का मैं परमानेंट निवासी हूँ। बाद में चौधरी मेघना से मिलता है और रोज को भी मिलता है। रोज की हालत काफी बिगड़ी हुई थी, वो बेहोश थी और इंटरनल इंजरी के कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी, जिस वजह से रोज के बचने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 50% है। जिसके बाद हम उसी बॉडीगार्ड को देखते हैं, जिसे भी मालूम चल चुका था कि रोज इसी हॉस्पिटल में है। वो यहाँ पर उसकी फोटो खींच लेता है। अब आगे हम चौधरी को धीरज बजोरिया के घर पर देखते हैं, क्योंकि धीरज बजोरिया यहाँ पर मारा गया है, इसलिए वो यहाँ पर उसके भाई से मिलने के लिए आया था और उसे दरअसल में रुबेन के लोगों ने ही मारा था। जिस दिन वो लोग उसे मार रहे थे उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने उसे मार दिया था। बाद में चौधरी यहाँ धीरज बजोरिया के भाई से बात करने लगता है। बजोरिया बताता है कि कपिल रेड्डी हमें सारे होटल बेचना चाहता है, लेकिन रुबेन चाहता है कि हम ये होटल ना खरीदे, जबकि कपिल रेड्डी हमें ये बहुत ही कम दाम में बेचने वाला था। ये सब बेचकर वो यूरोप जाने वाला था, लेकिन उसे ऐसा नहीं मालूम था कि उसके साथ ये हो जाएगा। जब चौधरी वहाँ से बाहर निकला तो यहाँ उसने देखा कि रुबेन के कुछ पुलिस ऑफिसर यहाँ पर खड़े हुए थे, जो कि उसके टट्टू हैं। वो उससे कहते हैं कि मेरी मुलाकात रुबेन से करवाओ, लेकिन वो लोग इसके लिए राजी नहीं थे। तभी मालूम चलता है कि थॉम के सारे लोगों को ये बात मालूम चल चुकी है कि रोज किस हॉस्पिटल में है, जिस वजह से सभी लोग उस हॉस्पिटल के बाहर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को यही बात मालूम है कि रोज ने ही थॉम को मारा है। जिस वजह से वो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और वो यहाँ पर रोज को मारना चाहते हैं। इसी हड़बड़ी में एक पुलिस वाले से एक लड़के पर गोली चल जाती है और वो यहाँ पर मारा जाता है, जिस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो सारे दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर चौधरी मेघना के पास कॉल करके कहता है कि आपको रोज को बाहर निकालना होगा पीछे वाले रास्ते से, लेकिन वहां से भी कुछ लोग अंदर घुस चुके थे। लेकिन यहाँ पर जब वो उसे बाहर निकालने के लिए जाते हैं तो उनका सामना चौधरी से हो जाता है। चौधरी यहाँ पर उनसे बहुत देर तक फाइट करता है और जैसे तैसे करके वो रोज को एम्बुलेंस के पास ले जाने लगते हैं। उनके पास सिर्फ 10 मिनट था, क्योंकि वेंटिलेटर के बाहर रोज सिर्फ 10 मिनट तक ही जिंदा रह पाएगी। जैसे तैसे करके चौधरी उन गुंडों से सामना करता है। वो उन सभी गुंडों को रोक रहा था और वो उसमें कामयाब भी रहा था। वो एम्बुलेंस से रोज को अब नए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पर उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी, इसलिए उसका भी इलाज चल रहा था। यहाँ पर उसके पैर में भी थोड़ी गड़बड़ी थी, जो कि ठीक से काम नहीं करता है। जब लेडी डॉक्टर चौधरी से पूछती है कि क्या तुम शराब पीते हो, जिस पर कि चौधरी हाँ कहता है, तब वो समझ जाती है कि ये गाउट्स है। अगर शराब ज्यादा पी ली जाए तो अगले दिन ऐसा होता है। तब चौधरी को याद आया कि गाउट्स वाली प्रॉब्लम तो रोज की उस फ्रेंड को भी थी, जो कि उन्हें उस दिन क्लब में मिली थी और उसे किसी ने बताया था कि रघु से मिलने के लिए एक लंगड़ी औरत आई थी, जिससे वो समझ जाता है कि रघु से वो जरूर मिली होगी। इसलिए चौधरी उससे मिलने के लिए जाता है और अब वो उसे सारी चीजें उगलवाने लगता है। यहाँ पर वो रोज के बारे में बताती है। वो कहती है हम साथ में ही रिहेब सेंटर में थे, जहाँ मैं भी प्रेग्नेंट थी और रोज भी प्रेग्नेंट थी, और उसे हमेशा डर लगा रहता था कि अगर प्रेग्नेंट वाली बात थॉम को मालूम चली तो वो हम दोनों को ही मार डालेगा। उसी डर की वजह से उसे ड्रग्स की आदत भी लगी थी और वो ड्रग्स की आदत छूट ही नहीं पाई। तो चौधरी कहता है कि अगर प्रेग्नेंट वाली बात थॉम को नहीं मालूम थी तो वो उसे पैसा क्यों देता था, जिस पर कि वो औरत यहाँ पर चौधरी को बताती है कि पैसा थॉम नहीं बल्कि उसकी पत्नी दिया करती थी। यहाँ वो औरत चौधरी को एक बात और बताती है कि प्रेग्नेंट के समय मेरा मिसकैरेज होने की वजह से मेरा बच्चा पेट में ही मारा गया था, लेकिन रोज ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि जैन ही है, जो कि उसके साथ रहती है। उसने जैन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी और खुद दिल्ली जाकर कुछ पैसे कमाने के लिए चली गई थी, ताकि बहुत सारा पैसा जुटाने के बाद वो जैन को लेकर बॉर्डर क्रॉस कर ले। इसी कारण उसने रघु की मदद ली थी बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए। एक बार तो सारी प्लानिंग हो भी चुकी थी, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले थे। यहाँ उसने जैन को लेकर भी रोज के पास चली गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि रोज तो फुल नशे में है और उसकी आदत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, तब उसने जैन को वापस लेकर आ गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रोज उसका ख्याल नहीं रख पाएगी, जिस वजह से उसने उसे वापस लेकर आ गई। अब आगे हम कपिल रेड्डी की पत्नी और रुबेन की मां को साथ देख पाते हैं और यहाँ हमें मालूम चलता है कि थॉम की पत्नी रोज को पैसे क्यों दिया करती थी। वो बात यह है कि थॉम की पत्नी ने रोज से कहा था कि अगर वो उसके पति थॉम से दूर रहे तो वो उसे हर महीने 1 लाख रुपए भेजेगी, जिसके लिए रोज मान गई थी और वो नागालैंड छोड़कर दिल्ली चली गई थी। ये सारी बातें चौधरी अगले दिन मेघना को बताता है। मेघना कहती है कि रोज के बच्चे के बारे में थॉम की पत्नी को तो मालूम ही नहीं था, तो फिर वो किस बात के पैसे दिया करती थी।
तो यहाँ चौधरी कहता है मुंह बंद रखने के। मेघना उससे ये भी कहती है कि थॉम एक बहुत ही कलरफुल इंसान था, उसके अफेयर की खबरें अक्सर आया करती थी, तो इतनी छोटी सी लड़की की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। वहाँ रुबेन की हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, उसे किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं हो रहा था और वो गहरी खाई में ही गिरता जा रहा था। प्रॉब्लम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब चौधरी रुबेन की बहन मतलब कि रिचेल के स्कूल पहुंचता है। वो देखता है कि रिचेल और रोज तो आपस में दोस्त थी। तभी चौधरी के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि रुबेन उससे मिलना चाहता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे के 2 एपिसोड में जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।